नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। कल की क्लास में हम लोगों ने मौखिक संप्रेषण के विषय में डिटेल देखा था, विस्तार से समझा था। आज की कक्षा में हम लिखित संप्रेषण और उससे होने वाले लाभ, महत्व तथा लिखित संप्रेषण क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। लिखित संप्रेषण भी संप्रेषण का दूसरा प्रकार है। यदि हम सूचना को लिख करके दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं या पहुंचाते हैं तो वो लिखित संप्रेषण कहलाता है। लिखित संप्रेषण के कुछ प्रकारों को हम देख सकते हैं या लिखित संप्रेषण के प्रकार में हम कार्यालय में होने वाले उसके अलग अलग विभाग हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्यालय में लिखित संप्रेषण पहला तो कमर्शियल बुलेटिन्स के रूप में देखा जाता है। कमर्शियल बुलेटिन्स मतलब जैसे किसी कार्यालय से पत्र जाता है ना, जवाब में दूसरे कार्यालय से पत्र आता है, कोई पत्र बनाते हैं तो प्रतिलिपि होता है ना, जिसको समूह में भेजा जाता है। तो इस तरह का जो भी नमूना वाला पत्र होता है या स्मरण पत्र होता है या फिर कार्यालयीन पत्र होता है, उसे हम कमर्शियल बुलेटिन्स कहते हैं। कमर्शियल बुलेटिन्स भी द्विमार्गी प्रक्रिया है। एक तरफ तो सूचना देने वाला होता है और दूसरी तरफ सूचना लेने वाला होता है। तो एक तरफ सूचना दाता होगा, दूसरी तरफ सूचना ग्राही होगा। इसको हम कमर्शियल बुलेटिन्स कहते हैं। जहाँ पर व्यवसाय हो या कार्यालय हो, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा है कार्य मार्गदर्शिका। कार्य मार्गदर्शिका जैसे ऑफिस वगैरह में सुविधा बुक होता है, सुविधा हैंडबुक होता है, जिसमें नियमों की बात की जाती है। तो ऐसे मार्गदर्शिका यहाँ भी लिखित संप्रेषण ही होता है। लिख करके सूचना दिया जाता है कि कार्यालय को चलाने के लिए किस तरह के मार्गदर्शन हमको चाहिए, जिसे हम कार्यालय मार्गदर्शिका कहते हैं। यह भी लिखित संप्रेषण का ही प्रकार है। तीसरा हम देखें पॉलिसी मार्गदर्शिका। पॉलिसी मार्गदर्शिका में योजनाएं रहती हैं कि किसी कार्यालय में वर्ष भर किन योजनाओं पर कार्य करना है। बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जैसे वित्त विभाग का वित्तीय योजना होता है, और हमारे प्रशासन तंत्र में योजना विभाग तो आप सभी जानते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री के पास और राज्य में मुख्यमंत्री के पास होता है, वर्ष भर का योजना बनाते हैं। इस तरह का योजना का लेखा जोखा पॉलिसी मार्गदर्शिका कहलाता है। ये भी लिखित संप्रेषण का ही प्रकार होता है। फिर डायरी रजिस्टर। डायरी रजिस्टर में कितने कर्मचारी हैं, कितने नहीं हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, इनका लेखा जोखा होता है। इसको डायरी से देखने पर पता चलता है कि डायरी रजिस्टर में पद सोपान क्या है, पद सोपान क्या है और कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। तो ये भी लिखित संप्रेषण का एक प्रकार है कार्यालय में। सुझाव पत्र आप लोग देखे होंगे, शिकायत पत्र, सुझाव पत्र, इस तरह की व्यवस्था किसी भी ऑफिस में होता है। तो उस पेटी में, उस बॉक्स में सुझाव या शिकायत डाला जाता है। कलेक्टर ऑफिस में भी आप देखे होंगे, जिला प्रशासन में आपने देखा होगा, जिला चिकित्सालय में भी इस तरह की व्यवस्था होता है, जिला पंचायत में भी होता है, बहुत सारे ऑफिस में इस तरह की व्यवस्था होता है। तो ये सुझाव पत्र की जो पेटिका होती है, यह भी लिखित संप्रेषण का ही प्रकार होता है। अंत में हम देखते हैं वार्षिक रिपोर्ट। वर्ष भर का जो भी ब्यौरा बनाया जाता है या कोई फाइल बनाई जाती है जिसमें योजनाएं लिखित होती है, तो ये भी लिखित संप्रेषण का ही प्रकार माना जाता है। तो लिखित संप्रेषण के प्रकार में ये सारे चीज़ आते हैं। इसके बाद हम लिखित संप्रेषण के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। लिखित संप्रेषण के लाभ, पहला तो है लिखित प्रमाण। जो भी चीज़ हमें लिख करके संप्रेषित किया जाता है उसका हमें लिखित प्रमाण मिल जाता है, और लिखित प्रमाण बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग बोल देंगे कि आपने कब ये चीज़ कहा था, कब अमुक चीज़ आपने कहा था, हमें तो पता नहीं है। तो कहा भी गया है, तीनों प्रकार के संप्रेषण में सबसे उम्दा और विश्वसनीय संप्रेषण है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में आप ये तो कह सकते हैं ना कि हमने आपको ये सूचना दिया था
इसका हमारे पास प्रमाण है, इसीलिए लिखित संप्रेषण में रिसिप्ट लिया जाता है। दूसरा लाभ है शुद्ध और सही। लिखित संप्रेषण हमेशा शुद्ध और सही होता है। कैसे? उसमें जो लिखा जाता है, जो स्क्रिप्ट होता है, जो राइटिंग होता है, रिटर्न वर्क होता है, वो बाद में झुठलाया नहीं जा सकता। वो जैसा लिखा है वैसा है, प्रमाण के रूप में भी काम करता है, शुद्ध भी है, सही भी है, स्पष्टता है। तीसरा लाभ हम देखें, व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं। मौखिक संप्रेषण में तो आपको व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन लिखित संप्रेषण में व्यक्तिगत संप्रेषण या व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। कोई व्यक्ति को ढूंढना आपको नहीं पड़ता है, किसी को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको आप संप्रेषण करना चाहते हैं या किसी को सूचना देना चाहते हैं, उसे पत्र के माध्यम से आपको देना है, उस तक पत्र पहुंचा, वो पत्र पढ़ लेगा। उस व्यक्ति को आपको ढूंढने जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम देखें तो यह सस्ता साधन है। लिखित संप्रेषण में लगता क्या है? कागज़, पेन, या फिर आप टाइपराइटर से टाइप कर रहे हैं या कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड और सॉफ्ट कॉपी, इतना ही लगता है। तो ये एक सस्ता साधन है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक लाभ है, सस्ता साधन। सभी को एक साथ सूचना दिया जा सकता है। तो पांचवा और अंतिम लाभ यही है कि हम ग्रुप में किसी को मैसेज दे सकते हैं। समूह में किसी को सूचना भेजना हो तो एक पत्र तैयार करते हैं और पत्र तैयार करने के बाद नीचे प्रतिलिपि होता है। प्रतिलिपि में जिन जिन विभागों को सूचना दिया जाना है उन विभागों को सूचित कर दिया जाता है प्रतिलिपि के माध्यम से। तो जितने विभाग का प्रतिलिपि में नाम अंकित है उन विभागों को वही पत्र दिया जाता है। तो समूह में भी हम सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सबको लाभ की श्रेणी में आता है। आगे हम देखें, लिखित संप्रेषण में लाभ है तो कुछ हानियाँ भी हैं। हालांकि हानियाँ कम हैं, मगर है तो इसलिए चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। लिखित संप्रेषण की हानि में सबसे पहले हम देखें, समय की हानि होती है। मौखिक संप्रेषण से तुलना करें तो लिखित संप्रेषण में समय की हानि होती है। मौखिक संप्रेषण में हम केवल बोलते हैं, बोल करके अपनी बात को हम दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं या रख सकते हैं। लेकिन लिखित संप्रेषण बोलने में हमें समय कम लगता है, जबकि लिखने में समय अधिक लगता है। लिखने के लिए हमको साधन चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, या सॉफ्ट कॉपी है तो कंप्यूटर या टाइपराइटर चाहिए, तो समय अधिक लगता है बजाय मौखिक संप्रेषण के। ये पहली हानि हो गई। दूसरी हानि की हम चर्चा करते हैं, ये थोड़ा महंगा साधन है। महंगा साधन क्यों? महत्व में हमने सस्ता साधन कहा और यहाँ हानि में महंगा साधन। महंगा साधन इसलिए कहा जाता है, आप भले ही सॉफ्ट कॉपी तैयार करते हैं तो आपको कंप्यूटर तो खरीदना पड़ेगा ना, तो मौखिक संप्रेषण से महंगा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, यदि आप कागज़ पेन से कोई भी संदेश लिखते हैं किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए, तो आपको तो किसी न किसी माध्यम से पत्र को भेजना पड़ेगा, चाहे डाक के माध्यम से हो, कुरियर के माध्यम से हो, या किसी और माध्यम से हो। तो इस तरह से देखा जाए तो मौखिक संप्रेषण की तुलना में लिखित संप्रेषण महंगा है। ये हानि का दूसरा पक्ष है। हम दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, गोपनीयता का अभाव। तो गोपनीयता का अभाव भी इसमें होता है। मान लीजिए लिखित संप्रेषण किसी दूसरे हाथ तक पहुंच जाए, तो आप जो सूचना लिख करके दे रहे हैं वो सूचना अन्यत्र जा सकती है, और सूचना अन्यत्र गई तो फिर लिखित संप्रेषण का महत्व खत्म हो जाता है। जो भी बात गोपनीय ढंग से रखनी है वो बात प्रकट हो जाता है, और बात प्रकट हो गई तो फिर सूचना का महत्व ही क्या हुआ। मतलब मैं आपको कोई बात बताना चाह रहा हूँ, मैं जो सूचना आपके लिए रखा हूँ पत्र में, वो यदि किसी तीसरे व्यक्ति को मिल गया या कहीं और चला गया, वो बात किसी और को पता चल गया, ये तो हानि ही हुआ ना। तो ये पॉइंट वही कहता है कि गोपनीयता का अभाव होता है लिखित संप्रेषण में। चौथा और अंतिम बिंदु हम देखते हैं, आकस्मिकता में अनुपयोग। आकस्मिकता में अनुपयोग, इसका मतलब क्या है?
मतलब आकस्मिक समय आ गया, इमीडिएटली आपको तुरंत किसी को मैसेज देना है। जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तुरंत उसके परिजन को आपको संदेश भेजना है, तो मोबाइल से आप संदेश भेज सकते हैं, मैसेज से भेज सकते हैं, या मेल से आप तुरंत भेज सकते हैं। सबसे निकटतम साधन तो आज के समय में मोबाइल ही है। लेकिन हम लिखित संप्रेषण पत्र के माध्यम से करते हैं तो क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि वो संदेश उनके परिजन को कितने दिन बाद पहुंचेगा। तो लिखित संप्रेषण एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें आकस्मिकता में अनुपयुक्त है। आकस्मिक समय में हम तुरंत ही लिख करके किसी को संदेश नहीं भेज सकते, जबकि फ़ोन के माध्यम से हम संदेश तुरंत भेज सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी को फ़ोन करके कोई आकस्मिक संदेश भेजें, क्योंकि हम व्हाट्सएप पर लिख करके भेजते हैं तो कब पढ़ेगा ना कब पढ़ेगा, अभी ऑनलाइन है कि नहीं है। तो ये सब हानि पक्ष है जो अभी हमने चर्चा की। तो आज की क्लास में लिखित संप्रेषण के लिए इतना ही। आगामी कक्षा में हम अमौखिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।